हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आज हम सभी जानते हैं कि हमारी जो क्लास 11th है, आपको मालूम है इसका जो कौन सा हमारी हाफ ईयरली एग्जाम है 2025-26 का, इसका आज हमारा कौन सा केमिस्ट्री का पेपर था। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन लेकर आए हैं और आप लोग सभी अपने अपने आंसर मिलाएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ओके बच्चों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था, आपने देखा होगा आज कि शुद्ध जल की मोलरता क्या है। तो इसका बच्चों राइट आंसर था 55। क्या है इसका आंसर? 55। तो आपको निकालना भी आता होगा कि शुद्ध जल, तो जल का हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है, H2 होता है। इसका आणविक द्रव्यमान की बात करें तो ये कितना होता है? 18 होता है। सारे बच्चों को मालूम है। अगर हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, आपको ध्यान रखना कि 1000 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका बेसिकली जो आंसर आता है 55.5 आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 55। ओके, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ से और क्लियर अब देखेंगे आप लोग, है ना। चलिए, और क्लियर दिख रहा होगा आपको। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सोडियम आयन में Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आप सभी जानते हो सोडियम परमाणु की बात करेंगे तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। एक प्लस का मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाना। तो इलेक्ट्रॉन अब कितने बचेंगे? 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो देखेंगे आप थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अणु रेखीय है। तो इसका आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अणु कैसा होता है बच्चों? रेखीय होता है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे किसकी? 4 की। एंथैल्पी H, दाब P और आयतन V और आंतरिक ऊर्जा U के बीच संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर C है हमारा। H बराबर क्या होता है बच्चों? U प्लस PV, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सारे बच्चों को मालूम होगा। इसके बाद 5वें नंबर का एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम तो ऑल लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एथेनॉल। क्या हो जाएगा आंसर? एथेनॉल। फिर हम बात करेंगे एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है हमारा CnH2n। आप सभी बच्चे जानते हो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन की बात करें तो एल्कीन, एल्केन का जो फार्मूला होता है हमारा CnH2n+2 होता है। एल्कीन का फार्मूला जो होता है वो CnH2n होता है। और एल्काइन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। तो ये भी आप सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे देखेंगे हमारे, देखिए अब आप लोग नेक्स्ट हमारे यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हम इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है इसमें कि आवर्त सारणी में क्षार धातुएं की ओर स्थित हैं। तो आवर्त सारणी आप जानते हो, आवर्त सारणी में जो लेफ्ट साइड होती है, कौन सी साइड? लेफ्ट साइड, या फिर आप बोल सकते हो बाईं साइड, है ना। तो ये जो बाईं साइड है या लेफ्ट साइड है, जहाँ से S ब्लॉक होता है वहाँ पे क्षार धातुएं पाई जाती हैं। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे NH3 की आकृति। तो आप सभी को मालूम है NH3 की जो आकृति है वो पिरामिडीय होती है, याद रखना आप। कैसी होती है? इसकी आकृति होती है पिरामिडीय, याद रखना। ठीक है, कैसी होती है आकृति? पिरामिडीय होती है। परम शून्य ताप पर क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी, तो ये शून्य होती है, याद रखना। 0 होती है। कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। कैसी होगी? किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। और ये एक नियम है, आपको ध्यान रखना। यदि किसी को मालूम है तो वो कमेंट में मैसेज करके बता कि ये कौन सा नियम है। अभिक्रिया की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ड्यूमा जो विधि है यह नाइट्रोजन के विश्लेषण में उपयोग में आती है। कौन सी विधि? ड्यूमा। एल्काइन का सूत्र अभी लास्ट टाइम पिछले अभी आपको बताया था मैंने। तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। यहाँ पर ये -2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ से सत्य और असत्य की, हमारे गलत और सही। तो देखेंगे आप इसको, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली होता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, सत्य है। इलेक्ट्रॉन कक्ष के चारों ओर गति करते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा, सत्य है ये भी। कक्ष तथा कक्षक में कोई अंतर नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कक्ष और कक्षक में अंतर होता है। किसी विलगित निकाय में ऊर्जा का योग सदैव स्थिर होता है। तो ये बिल्कुल होता है, सही आंसर है। एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं दर्शाते, गलत है, दर्शाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गलत। ओके, और मार्स गैस प्रमुख घटक जो है मीथेन होता है। तो ये आंसर भी हमारा सही है। तीसरा और 5वां हमारा असत्य है, बाकी हमारे चारों हो जाएंगे सत्य। यह भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम यहाँ से बात करते हैं सही जोड़ियों की बच्चों, है ना। तो देखेंगे आप लोग सही जोड़ी में शुद्ध जल का पीएच मान, आप जानते हो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, सभी जानते हो। उदासीन होता है। आयनिक बंध की अगर बात करेंगे बच्चों, तो आयनिक बंध में आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ओके,
बेंजीन की बात करें तो बेंजीन हम सभी जानते हैं एरोमेटिक यौगिक होता है। डेल जी का जो संबंध होता है वह ए वाले आपका आंसर डेल एच और टी डेल एस से होता है। और हमारा अब लास्ट में कौन सा बच रहा है, हमारा क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसका राइट आंसर होता है बेयर अभिकर्मक। तो ये सही जोड़ियाँ भी आप लोग मिला लेंगे और चेक करेंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। अब यहाँ से बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, देखेंगे आप लोग, हम बात करेंगे एक वाक्य में या एक शब्द में जो उत्तर लिखना है इनकी। तो मूलरता की परिभाषा, मूलरता और मूललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मूल परिभाषा आपने पढ़े हैं। तो आपको यहाँ से बताना मूलरता की परिभाषा। तो आप जानते हो किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मूलरता कहते हैं। डबल से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी भी विलयन में उपस्थित, आपको मालूम है किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के जो मोल होते हैं उनकी संख्या को मूलरता कहते हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, तो प्यारे बच्चे आप जानते हो इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। ओके, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान, मतलब परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, समान होते हैं लेकिन परमाणु भार कैसा होता है, भिन्न होता है। तो इसे बोला जाता है समस्थानिक आइसोटोप। क्या बोलेंगे बच्चों इसे बोला जाता है समस्थानिक। क्या बोलेंगे इसे, समस्थानिक बोला जाता है। आपको आंसर मालूम होगा। ओके, इसके बाद आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ये पूरा में पढ़ा हुआ है हमने कि ऊपर से नीचे जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। तो आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या आपको ध्यान रखना है बढ़ती है। क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। फिर हम बात करेंगे लुई अवधारणा के अनुसार अम्ल की परिभाषा आपसे पूछी है, तो आपको ध्यान रखना अम्ल क्या होते हैं। लुईस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, ध्यान रखना क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं, इन्हें जो ग्रहण कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं अम्ल। किसके अनुसार, लुईस अवधारणा के अनुसार। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ से देखिए, जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन जो है वो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, अभिक्रिया का नाम। तो ये अभिक्रिया भी आपको मालूम है, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों इसे, इस अभिक्रिया का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ध्यान रखना कौन सी अभिक्रिया है ये अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ओके, तो ये हमारे आज के मोस्ट IMP ऑब्जेक्टिव थे। अब बाकी अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही जल्द ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं कि आप देख पा रहे हो, सार्थक अंक हैं, कक्षा कक्षा में अंतर है, N+ जो हमारा नियम है, L रूल्स वगैरह हैं, मेंडलीव के आवर्त नियम, ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ से देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है बच्चों की आपसे ये पूरा अच्छे से बन गया होगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वह चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि आप लोगों के नंबर कितने आए हैं। थैंक यू सो मच।